का तो डेटा थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे 10 का दिए हैं, जो कि और अगली वीडियो में हम आपको इस डेटा को और अपडेट करके देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब इनके क्या क्या फीचर्स हैं इसको देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफिनेशंस ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, we now discuss some of their major features which are more and less common to all the countries falling in this category। देखेंगे इस देश में क्या होगा, लो पर कैपिटा इनकम होगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, बहुत नीचा होता है। तो एज द क्लियर फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, as the per capita income and the living standard of the population people in these countries very low। इन देशों के पर कैपिटा इनकम बड़े लो होते हैं। पर कैपिटा इनकम पहले भी हमने डील किया कि क्या होता है। द एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएट, एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट करेगा ओवर टाइम एंड कंसिक्वेंटली द पर कैपिटा इनकम्स इन डॉलर टर्म्स will also go up or go down in accordance with the variations in exchange rate without any correspondence to the extent of GNI growth or PCI changes in these countries। अब देखेंगे तो एक्सचेंज रेट भी क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है इन देशों का। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि आप कभी अभी इंडिया के बारे में सुनते हैं कि डॉलर से इंडिया का करेंसी का मूल्य घट रहा है, लगभग 82-83 के करीब हो रहा है। तो इस टाइप की इकोनॉमी में यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ फ्लक्चुएशंस मिलेंगे आपको, चाहे किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमी हो। जो डेवलपिंग इकोनॉमी होगा उसके ये ट्रेड्स होते हैं। अकॉर्डिंग विद वेरिएशंस इन एक्सचेंज रेट्स विदाउट एनी करेस्पॉन्डेंस टू द एक्सटेंट ऑफ GNI ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम चेंजेज इन दिस, और प्रति व्यक्ति आय में भी कमी आएगी, GNI में भी कमी आती है। दस फॉर एग्जाम्पल इन इंडियन रुपीज़ डिवैल्यूड एंड देयरफॉर, और इसीलिए एक एग्जाम्पल है कि भारत में रुपया डिवैल्यू किया गया एंड देयरफॉर वी हैव टू मोर रुपीज़ फॉर ईच डॉलर, और हमें अब क्या रखना पड़ता है, $1 के लिए ज़्यादा रखना पड़ता है। द सेम गिवन लेवल ऑफ आवर पर कैपिटा इनकम वुड आफ्टर कन्वर्सेशन amount to lesser income is term of dollar than before। The reverse will be the case with the currency appreciations। ये ठीक फिर वह उल्टा होता है अगर रिवर्स होता है। मतलब मान लो कि अगर आपको डॉलर में अपने रुपया को कन्वर्ट करना है, तो जब डिवैल्यूएशन के पीरियड होगा, जब मनी आपका डिवैल्यू करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो मुझे अब ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ज़्यादा रुपया रखना पड़ेगा डॉलर को कैश करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन जब वो करेंसी अप्रिसिएशन होगा तो मुझे कम रुपया दे करके डॉलर खरीदना पड़ता है। मतलब ठीक उसका जस्ट उल्टा होता है। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, हमारा फ्लक्चुएट करता है यूजुअली। हेंस पर कैपिटा इनकम इन फॉरेन करेंसी टर्म्स में कीप ऑन वेरिंग विदाउट मच रेफरेंस टू changes in per capita income in domestic economies of the countries whose income are being compared। अब देखेंगे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अब इन प्रॉब्लम से हम निपटेंगे कैसे, किस प्रॉब्लम से। तो एक तो प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब हमारी नेशनल इनकम अगर कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो कैसे निपटेंगे। are converted into common currency denominations on the basis of purchasing power of the various currencies in their respective countries। देखिए these PPP estimate have been prepared by the United Nations इंटरनेशनल कंपैरिजन में ये बनाया है इसने। अब देखेंगे पर कैपिटा इनकम ऑफ वन कंट्रीज कन्वर्टेड इन, तो ये US डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है बाय द फाइंडिंग पैकेज ऑफ गुड्स इन द domestic currency units are needed to buy that package of goods in the domestic market as $1 would buy
नहीं आ रहा है क्या? फोटो नहीं आ रहा है इसमें। द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन एक्सचेंज रेट। अब जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम वो बेस्ड होता है एक्सचेंज रेट एज कन्वर्सन फैक्टर टेंड टू unrealistically magnify the income gaps between the rich and the poor countries because they do not measure the purchasing power of various currencies. अब देखिएगा द एस्टिमेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑन पीपीपी एस्टिमेट द impact of variations in the exchange rates and also remove the distortion caused by various levels of domestic prices. हर देश का अपना अपना एक लेवल होता है, प्राइसेस लेवल होता है. Since the income is converted on the basis of PPP, it is simplicity equalizes prices in all the reporting countries whose incomes are being compared. नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ लिविंग. अब यहां पर देखेंगे कि लो लेवल ऑफ लिविंग का मतलब ये भी जानना है कि ऐसे डेवलपिंग कंट्री में लो लेवल लिविंग स्टैंडर्ड का जो लेवल होता है वो लो होता है. निश्चित रूप से अगर आपकी इनकम लो होगा, पर कैपिटा इनकम है जो कि बहुत सारे लोग बहुत सारे देश में बहुत लो है, तो इवन मच बिलो दी पॉवर्टी लाइन, बहुत ज़्यादा अगर लो है तो पॉवर्टी लाइन भी है, गरीबी रेखा के नीचे है. तो देखेंगे दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है कंज्यूमर गुड्स का, अवेलेबल टू देम आर पुअर इन न्यूट्रिशन वैल्यू. न्यूट्रिशन के वैल्यू में ये बहुत नीचे है, बहुत पुअर है. फूड इज़ वेरी डेफिशिएंट इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. फूड में जो डेफिशिएंट है, वेरी डिफिशिएंट इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लाइक प्रोटीन. मतलब लो लेवल स्टैंडर्ड लिविंग के अंदर में है कि इतनी कम इनकम है कि लोग गरीबी रेखा में जीते हैं. उनके खाने पीने का जो लेवल होता है वो बहुत सही नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है. और जो फूड में डेफिशिएंसी होता है इंग्रेडिएंट्स का, मतलब जो फूड के लिए हेल्थ के लिए जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इंग्रेडिएंट्स लैक करता है. जैसे कि खाने में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी डेफिशिएंसी उनके भोजन में होता है जो गरीब लोग गरीब मुल्क में होते हैं उनके. फूड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैलोरी. अब देखेंगे कैलोरी क्या होता है. इकोनॉमी का टर्म है, ऐसे बायो का टर्म है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी में मेजरमेंट में ही लाया जाता है. तो इंडिया के अंदर जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, पॉवर्टी का, वो इनकम के आधार पर नहीं होता है, ना ही बेसिक नीड्स के आधार पर होता है, बल्कि हमारे देश में कैलोरी इनटेक के आधार पे पॉवर्टी लाइन को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. कैलोरी इनटेक के आधार पे. तो देखेंगे यहाँ पे अब कितनी कैलोरी चाहिए. तो इन रूरल एरिया में 2400 कैलोरी पर डे और अर्बन एरिया में आपका 2100 कैलोरी. शहर में कैलोरी कम और गांव में कैलोरी ज़्यादा. मेस की जो वो लोग भोजन खाएंगे वो क्वालिटेटिव होना चाहिए. कम से कम मिनिमम इंग्रेडिएंट्स तो मिलने चाहिए, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का. पर ये नहीं मिल पाता है क्योंकि वो किसी तरह से जीवन यापन करते हैं.
Food value in terms of calorie content is in underdeveloped countries compares poorly with the in developed countries. तो बहुत डेवलप्ड कंट्री की तुलना में इन देशों में बहुत कम होता है, कम पाया जाता है. It is estimated that while in the developed country और डेवलप्ड कंट्री में क्या है, on the average an individual consume, डेवलप्ड कंट्री में लगभग 3500 कैलोरी एक व्यक्ति का इंटेक है. इन बैकवर्ड लाइक इंडिया, चाइना, वर्मा एंड पाकिस्तान एंड एवरेज कैलोरी कंजम्पशन इज अराउंड, लगभग एवरेज हमारे देश में 2000 कैलोरी मिलता है, जबकि पॉवर्टी लाइन के लिए हमारे देश में 2400 और 2100 कैलोरी को आधार बनाया गया है. जिन्हें मिलता है वो APL है, जिन्हें नहीं मिलता वो BPL है. थ्रू दिस दो दिस डिफरेंस वर्क्स आउट to about 30% and is not very significant. अभी जो अंतर आप देख रहे हैं लगभग कितना परसेंट का है, तो बहुत अंतर है. Yet the quality of food is much inferior in the backward economy. तो क्वालिटी जो होता है हमारे बैकवर्ड इकोनॉमी में या जो पुअर इकोनॉमी में होता है, वो फूड की क्वालिटी बहुत कमज़ोर होती है. Here a large majority of poor masses depend upon the low quality of food consisting of jowar, barley and gram with some wheat, rice and pulses. मतलब कि ऐसे देशों में लोग बहुत मार्जिन पे जीते हैं, बहुत मिनिमल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं पूरा कर पाते. दैट्स वाई दे आर कंपेल्ड टू लिव एनी हाउ. और उनके भोजन में जो कंटेंट होते हैं वो ज्वार हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम, वीट भी है, राइस एंड पल्सेस. द प्रीडोमिनेंस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इन द फूड पैटर्न्स ऑफ एडवांस्ड कंट्रीज अकाउंट्स फॉर बेटर हेल्थ एंड ग्रेटर, पर उनके लिए वो नहीं है. मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्री में है मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उनके फूड में एडवांस कंट्री में होते हैं, सो दैट कि बेटर हेल्थ एंड ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ देयर पीपल बढ़े. तो डेवलप्ड कंट्री में जो लोग हैं दे आर एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स टू मेक हिज और हर बॉडी स्ट्रांग. दे लीड वेरी हेल्दी लाइफ, बट the people of developing country are compelled to live on margin, and anyhow they can manage jowar, barley, gram, etc., but they are not incapable to get milk and milk products or other good food. Differences are also observed in clothing and living conditions. ये भी आपको दिखाई देगा लिविंग कंडीशंस में भी और कपड़े में भी, बिटवीन द एडवांस्ड एंड द बैकवर्ड कंट्रीज, दोनों देश में आपको देखिएगा. कंपेयर्ड विथ इंडिया, अब इंडिया से आप जब तुलना करेंगे एंड चाइना से, द एवरेज प्राइस ऑफ क्लॉथ्स इन द USA एंड द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप इज 3 to 8 times मोर. तो 3 से 8 गुना उनसे ज़्यादा है. अबाउट द लिविंग एकोमोडेशंस, whereas in India there are on the average of 7% to one room, and USA, Britain, each person has at least a room to himself. तो आप अगर हमारे देश में देखेंगे तो एवरेज 7 व्यक्ति पर एक कमरे हैं, जबकि उन देशों में ब्रिटेन, USA में 1 व्यक्ति पर एक कमरा है. मीन्स की शेल्टर, फूड ग्रेन्स, क्वालिटेटिव फूड्स they are getting in a very appreciable manner. अब देखेंगे नेक्स्ट, the expenditure pattern in the backward countries again very much. अब उनका जो खर्च है बैकवर्ड कंट्री में अगेन वेरी मच डिफरेंस. ये भी बैकवर्ड कंट्री का जो एक्सपेंडिचर है वो भी बहुत डिफरेंट है एडवांस कंट्रीज से. इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज 80% of family budget is spent on the basic needs of life. मतलब कि वो जितना वो कमाते हैं उसका 80% जो बजट है
वो उनका बेसिक नीड्स पे चला जाता है। किस नीड्स पे? बेसिक नीड्स पे, जैसे कपड़े और शेल्टर्स में चला जाता है। यहाँ पे आप जानिए, इसको कहते हैं इकोनॉमी में एमपीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है, एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब कि इन देशों का एमपीसी जो है वो 80% है एमपीसी, और एमपीएस जो है वो 20% है। मीन्स कि अपने आय का एक सबसे बड़ा हिस्सा क्या करते हैं कि बेसिक नीड्स पे पूरा करता है एक परिवार। जबकि एज अगेंस्ट दिस इज द एडवांस्ड कंट्रीज की तुलना करेंगे हम, तो 50% ऑफ द बजट इज यूज टू प्रोक्योर लग्जरी आइटम्स, जबकि यहाँ पे 50% जो है वो लोग खर्च करते हैं किस पे? लग्जरी आइटम्स पे। अब देखेंगे यूएसए में ऑलमोस्ट ईच फैमिली हैज मोर देन वन कार। हर परिवार के पास एक से अधिक कार है। इन इंडिया इट इज लग्जरी ऑफ अ प्रिविलेज्ड, लेकिन ये जरूरत नहीं है। यहाँ की लग्जरी है और प्रिविलेज्ड वन, यानी जिसके बहुत कम लोगों के पास है। हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर ग्रीवियसली लैकिंग इन द बैकवर्ड कंट्रीज। और आप जब बात करें हेल्थ के बारे में या एजुकेशन के बारे में, तो दीज फैसिलिटीज आर वेरी 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 स्कार्स इन द डेवलपिंग कंट्री, इन द पुअर कंट्री, इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट, द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड है द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। The basic cause of low per capita income and the substandard living in the underdeveloped country is the low productivity of their people. The basic cause of low per capita income, अब क्या है कि बेसिक जो हमारा काउज है पर कैपिटा इनकम लो होने का और हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड लो होने का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। मतलब हमारी उत्पादन शक्ति, उत्पादनशीलता, मतलब हम प्रोडक्शन कम कर पाते हैं इसके कारण। वाइड डिफरेंसेज आर ऑब्जर्व्ड, एक बहुत बड़ी अंतर देखा गया है इन दी लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्किंग फोर्स बिटवीन एडवांस्ड एंड द बैकवर्ड कंट्री। अब एडवांस कंट्री में या बैकवर्ड कंट्री में ये बड़े एक गैप दिखने को मिला है। The most striking contrast is noticeably the sphere of the agriculture production. अब ये कहाँ देखा गया? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में देखा गया। एग्रीकल्चर आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड एरिया इन एडवांस कंट्री, अगर आप अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में जाएंगे तो इनके देशों में, इन देशों में देखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर डेवलप्ड कंट्री से एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है, प्रोडक्शन है, वो बहुत कहीं ज़्यादा है। बर्मा एंड इजिप्ट में, जैसे मान लो एक केस लेते हैं राइस का, तो भारत की जो प्रोडक्टिविटी है इन इज ओनली अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ जापान एंड चाइना। मतलब कि हमसे 4 गुना प्रोडक्शन पैडी का, चावल का ज़्यादा करता है चीन और जापान। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं आज जो 55-60% लोग, 52% लोग लगभग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल हु आर इंगेज्ड इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड व्हेन द इनकम ऑफ दोज पीपल rises, no doubt the standard of living will also good। तो ये चीज़ है, ये समझने की ज़रूरत है। बेहद इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, पूरी दुनिया को खास करके इकनॉमी के बैकग्राउंड पे समझने के लिए कि एक डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग में, यानी इसमें हमने सारे इंस आउट के बारे में जिक्र किया है। कैसे कोई देश डेवलप्ड हो जाता है, कैसे कोई देश डेवलपिंग होता है, अंडर डेवलप्ड होता है। तो ये सारे फैक्ट्स, फिगर्स, जो थ्योरी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इनके जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। बड़े
इंटेंसिव तरीके से, सो दैट इट विल बी वेरी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. In each of wheat productivity per hectare in India is only about 1/3 of. अब आप wheat production में लीजिए, wheat production में क्या है कि per hectare in India only about 1/3 of the France and UK. अब जितनी गेहूँ UK और फ्रांस करता है जिस प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उसमें हम उसके 1/3 पर हैं, तो कम है. दिस इम्प्लाइज दैट इन एन एडवांस्ड कंट्री, अब एक एडवांस कंट्री में द एग्रीकल्चरिस्ट प्रोड्यूसेस गुड्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ. ये भी देखना है कि एक एडवांस कंट्री में, अमेरिका इंग्लैंड में, लोग खेती प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो अपने लिए सिर्फ खाने के लिए नहीं करते, कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, बट कैन ऑल्सो सप्लाई गुड्स फॉर मेनी अदर फैमिलीज. While in India an average farmer finds it difficult. तो ये दूसरे के लिए भी करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि कई सारे लोगों के लिए करते हैं, कई परिवार के लिए करते हैं. लेकिन हमारे देश में देखें क्या कि हमारी जो उपज है, हमारे जो खेत हैं, उन खेतों में हमारा यही टारगेट होता है कि किसी तरह से हमारी अपने फैमिली को चलाने भर प्रोडक्शन हो जाए, दैट इज़ इनफ. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ लोग अपने लिए भी करते हैं प्लस वो दूसरे के लिए भी करते हैं, इतना प्रोडक्शन ही होता है वहाँ पे. लेकिन इंडिया में एन एवरेज फार्मर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन इवन हिमसेल्फ ऑन दी बेयर सब्सिस्टेंस लेवल. लेकिन अपने लिए भी तो छोड़िए, बहुत सारे किसान, जैसे हमारे देश में लगभग 60-65% लोग मार्जिनल फार्मर्स हैं, बहुत छोटे छोटे किसान हैं, फिर स्मॉल फार्मर्स हैं, तो वो अपनी खेती करते भी हैं, फिर भी दे हार्डली मैनेज फॉर देयर ओन यूजेज, फॉर देयर ओन कंजम्पशन के लिए उपजाते हैं, गेहूँ चावल उपजाते हैं, फिर भी उपजाने के बावजूद भी उनका पेट अच्छे से नहीं भर पाता है. तो यह शार्प डिफरेंस है दुनिया के डेवलप्ड कंट्री के ऊपर में और हमारे देश के बीच में. तो ये एक हमारे जो किसान हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पे अपनी लाइफ को क्या करते हैं, जीते हैं. अब नेक्स्ट देखिएगा, मार्क डिफरेंसेस बिटवीन द एडवांस्ड. अब आप देखिएगा एक बहुत बड़ा अंतर है एडवांस कंट्री में, बैकवर्ड कंट्री में. इन दी प्रोडक्टिविटी पर हेड इन इंडस्ट्रियल स्फीयर. अब आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियल स्फीयर पे जब देखिएगा तो बड़ा अंतर है दोनों में. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स मेड बाय कॉलिन क्लार्क. अभी कॉलिन क्लार्क ने एक एस्टिमेट किया है, उसमें ये बताते क्या है कि द एवरेज वर्कर इन एन अमेरिकन इंडस्ट्री produces many times more than what a worker produces in India. चलो भाई ये भी देख लो. तो इनका कहना है कि जो हमारे वर्कर्स हैं और अमेरिका के वर्कर्स में प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर है. मतलब उनके वर्कर्स कई गुना हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं यूनाइटेड स्टेट में. द डिफरेंस इज एट्रीब्यूटेड टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन. तो क्यों करते हैं भाई, इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री में या हमारे जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, वो हमारा प्रोडक्शन क्यों कम होता है, जबकि हम तो काम उतनी मेहनत से करते हैं, वो लोग भी उतनी मेहनत से करते हैं. पर ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा होता है. कारण है, मान लो कि अगर आपके पास टेक्निक कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से आपका जो प्रोडक्शन होगा वो लो होगा. और जब टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस्ड होगा तो यहाँ पे दे रहा है कि दिस डिफरेंस इज एट्रीब्यूटेड टू लो लेवल ऑफ एजुकेशन, स्मॉलर यूज ऑफ मशीनरी एंड प्रिमिटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन इन बैकवर्ड इकोनॉमी. अब क्या हमारे देश में कि एक तो हमारे जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनकी एजुकेशन बड़ा लो है. दूसरा हमारा मशीनरी भी लो है, और जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, वो भी बड़े लो हैं. कुल मिलाकर के सारे चीज़ हमारे लो हैं, बेहतर नहीं है. तो नो डाउट दिस रिजल्ट विल बी ऑल्सो लो एंड नेगेटिव. यही अंतर होता है इन प्रोडक्टिविटी आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन द टेरिटरी टर्शियरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बिटवीन दीज कंट्रीज.
तो सिमिलर डिफरेंस इन प्रोडक्टिविटी आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन द टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है इसको हम लोग जान लें। तो एक तो मोटे तौर पे जान गए मेंस के लिए, आप लोग के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे हर चीज़ बताया कि क्यों कोई इकोनॉमी, हमारे लोग हार्ड लेबर करके भी बहुत बेहतर नहीं कमा पाते, कुछ लोग कम हार्ड लेबर करके भी बहुत बेहतर कमाते हैं। तो उनके पीछे ये रीज़न है कि वो एजुकेटेड हैं, उनके पास हाईटेक मशीनरी है, उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं, बट वी हैव लो एजुकेशन लेवल, मशीनरी आर नॉट एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो प्रिमिटिव, दैट इज वाई कि हम ऐसा कर पाते हैं। अब यही बात है कि अब सेक्टर्स की बात लेते हैं। किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं। इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में देयर आर ओनली 3 सेक्टर्स। द वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। मतलब 3 सेक्टर्स किसी भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है जनरली। प्राइमरी सेक्टर में आपका हो गया जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, माइनिंग्स हो गया, एग्रीकल्चर एलाइड जैसे एनिमल हस्बेंड्री है और अन्य सेक्टर्स हैं। इस सेक्टर के अंदर आता है अभी जो मुर्गी पालन है, लाइव स्टॉक है, माइनिंग हो गया आपका। तो दीज सेक्टर्स आर contributing to the primary sector. The second sector is secondary sector. तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है आपका इंडस्ट्रीज आएंगे, बड़े इंडस्ट्री, छोटे इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज। और टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि तो देखेंगे क्या कि यही डिफरेंस होता है टर्शियरी सेक्टर में दिखता है, यानी उन देशों में टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। इस सेक्टर को आप, टर्शियरी सेक्टर को आप सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, बैंकिंग आ गया, इंश्योरेंस आ गया, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर पब्लिक सर्विसेज और भी आते हैं। चौथा प्रॉब्लम है कि एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप एक गरीब मुल्क में जाइएगा तो देखें कि ज़्यादातर लोग कहाँ लगे रहते हैं, कृषि में लगे रहते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल दी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ देयर वर्किंग फोर्स इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटी। तो ज़्यादातर देश में आप देखिएगा क्या कि वो कृषि में है या प्राइमरी एक्टिविटी में लगे रहते हैं। मतलब कि जो पुराने ज़माने से जो रोज़गार उनका आजीविका चल रहा है उसमें, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2/3 or 3/4 of the people in most of the countries in Asia, Africa, Eastern Europe and Latin America are engaged in agriculture। मतलब कि हर 4 में 3 लोग कहाँ हैं जुटे हुए? तो हर 4 में 3 व्यक्ति आपको खेतों में काम करता हुआ मिलेगा। ऐसे देशों में, गरीब देश में, मतलब एक ही आदमी जो है कहीं इंडस्ट्री में काम करेगा या सर्विस सेक्टर में, बाकी का 3 लोग क्या है, कृषि में वो काम करेगा। ऑन दी अदर हैंड जब दूसरी ओर जाएंगे, दी proportion of population in advanced countries, लेकिन जब आप देखिएगा कि एडवांस कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो ऑक्युपाइड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज वेरी क्वाइट लो, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में बहुत कम संख्या में लोग कृषि में शामिल होते हैं। मतलब अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते बहुत कम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाते हुए प्रोडक्शन कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग होते हैं, फिर भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है हमारे देश से। तो ये डिफरेंसेस हम देखते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, इन द यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी
एंड फ्रांस। तो अमेरिका वगैरह में देखेंगे, जर्मनी में, कि 2 से 5% लोग खेती में हैं। कितना अंतर है। कहाँ हमारे देश में लोग 52-53 से लेकर 55% लोग इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं। फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एडवांस नहीं है, फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कमज़ोर है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है या कैपिटल की कमी है। बट इन फ्रांस एंड जर्मनी, कनाडा एंड यूके, यूएसए, only 2 to 5% of working force is engaged in agriculture sector, whereas in the underdeveloped economies, जबकि इंडिया में आप देखेंगे तो मेरे पास थोड़े से डाटा पुराना है, ये मोटे तौर पे आप इसे 60 to 70 ठीक है, 65 लिख सकते हैं, 60 to 65, और इससे भी ज़्यादा कई देशों में ऑन एवरेज, ये नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश के लिए भी, कि इन देशों में 60 से 70% लोग, इससे भी ज़्यादा इथियोपिया में 80% लोग, और ये जो है, और लैटिन अमेरिका में। तो ये 7 डिफरेंसेस है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी में और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नॉट ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल वर्किंग फोर्स इज वेरी हाई। अब देखिए, अंडर डेवलप्ड कंट्री में the proportion of agricultural working force is very high, but also the largest share of their national income comes from agriculture sector। अब ये देखिएगा कि इसमें न सिर्फ लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बल्कि जो हमारा जो आउटपुट है, मतलब नेशनल इनकम में जो जीडीपी होता है ना, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नेशनल इनकम में, वो भी सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूट होता है। तो ये भी हाई है। इन इथियोपिया एंड घाना, गरीब देश है, फॉर एग्जांपल 50 to 60% ऑफ द टोटल एनुअल प्रोडक्शन इज अकाउंटेड फॉर बाय एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम बिटवीन 3 to 5%। तो देखेंगे आगे, the obvious implication of the large share of national income coming from agriculture is that यानी इन देशों में यहाँ से आता है। तो whereas about 60% of people working in agriculture sector in India, ये हमारे देश को लगभग 25% of output of bear 3% of the people working in this sector in USA। मतलब हमारे देश में लगभग 25% इससे आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब देखिएगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा और कमी आई है, लगभग आज के रेट में 16-17% हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, अगला है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पॉसिटी ऑफ कैपिटल एंड लो रेट ऑफ capital accumulation are the other important features of underdeveloped economies। अब जो पॉसिटी ऑफ कैपिटल एंड कमी है कैपिटल का, एंड लो रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन फॉर्मेशन जो बोलिए, इनकी भी कमी है, कैपिटल फॉर्मेशन की कमी है। ओइंग टू लो इनकम, अगर लो इनकम कम है, कैपेसिटी टू सेव रिमेन्स लो एंड हेंस नॉट मच कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड टू फर्दर डेवलपमेंट। अब अगर आपकी इनकम कम है, लो कैपिटल फॉर्मेशन है, तो फिर आप कैसे सप्लाई देंगे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देंगे, डेवलपमेंट के लिए कैसा पैसा देंगे। तो इन मोस्ट ऑफ द बैकवर्ड कंट्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ बीन बिटवीन इतना टू इतना % होता है। अपने नेशनल इनकम का जो सेविंग होता है, यानी जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है 10 to 12% होता है, और before they embarked on the path of economic progress in the developed countries, this rate is 25 to 30%। तो निश्चित रूप से, या इससे भी ज़्यादा, तो निश्चित रूप से जो ग्रोथ होगा वो डेवलप्ड कंट्री का अधिक होगा। डेवलपिंग कंट्री में 10 से 12% कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उनके पास ज़्यादा अधिक होता है।
तो इन द एडवांस्ड कंट्री में। अब हाउएवर इन द रिसेंट ईयर्स with massive effort of the development undertaken in most of the underdeveloped countries, the rate of capital formation in these countries have shown an appreciable increase। तो जो रेट है वो इन देशों में बहुत बढ़ा है। इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, आप इंडिया में देखिए, चाइना में द रेट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर नाउ कंपेरेबल इवन हायर देन दोज ऑफ द एडवांस कंट्री। लेकिन आप देखेंगे कि in many of the developing countries like India, the rate of developing are now comparable higher। यानी इन देशों से उन देशों में, मतलब कि डेवलपिंग कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन एडवांस देशों में बहुत ज़्यादा होता है। प्रिमिटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगला क्या है कि हमारा जो टेक्निक है प्रोडक्शन का वो बिल्कुल बहुत पुराना है, मैंने कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति का। इन मोस्ट सेक्टर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, तो देखेंगे प्रिमिटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हमारा जो टेक्निक है प्रोडक्शन का वो भी बहुत पुराना है, बहुत पुराने टेक्नोलॉजी से आप काम करते हैं। मोस्ट सेक्टर में देखेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री में कि वही टेक्निक चल रहा है बहुत पुराना। इम्प्लाइड आर जनरली प्रिमिटिव एंड ऑब्सोलीट, और वो टेक्निक बहुत पुराना और घिसा पिटा होता है। जैसे मान लो कि हमारे देश में कन्वेंशनल टेक्निक ज़्यादा कृषि में होता है, कृषि में आप देखिए कि आज भी वही पुराने औजार से काम चला रहे हैं हम लोग, बहुत घिसा पिटा होता है। तो देखें तो कुछ जगहों पे, हालांकि इंडिया में भी कुछ चीज़ें हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, जैसे पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमने इम्प्लाई किया है। बट इवन नाउ आफ्टर ओवर हाफ अ सेंचुरी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, लगभग हम लोग 60-70 साल हमने डेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू किया, मतलब कि प्लानिंग कमीशन भी हमारे यहाँ काम कर रहा है, एनडीसी भी काम कर रहा है, फिलहाल कुछ वर्षों से नीति आयोग भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। पर इट इज़ नॉट अनकॉमन टू फाइंड अ फार्मिंग यूजिंग द सेम ओल्ड वेपन वुडन प्लाव एंड पेयर ऑफ बुलॉक एज हिज एंसेस्टर डिड। लेकिन बहुत जगह अभी भी देखेंगे कि जो उनके पूर्वजों ने जिस तरह से 2 बैल लेकर के और हल लेकर के और खेतों में काम किया, लाइक बाई इंडस्ट्रियल टेक्निक टू डू नॉट रिवील एनी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट। और ठीक इसी तरह से जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है, उसके भी टेक्निक में कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। इन कंपैरिजन विद द वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखेंगे दीज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आर एब्सोल्युटली आउटडेटेड। तो जब हम तुलना करेंगे उन देशों से, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल फेल है, बिल्कुल पुरानी है, बिल्कुल किसी पिटी टेक्नोलॉजी है। 7 अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखेंगे इन देशों में क्या होता है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है या अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब जरा हम लोग समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज वाइडली प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दी अंडर डेवलप्ड कंट्री। आप जितने भी अल्पविकसित देशों में देखिएगा, जो भी देश अल्पविकसित देश हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। एक्सेसिव पॉपुलेशन इट्स मच लार्जर लेबर फोर्स विच इनएविटेबली goes west in absence of the proportionate growth of employment opportunities। हमारी इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है कि वो क्या है कि मच लार्जर लेबर फोर्स, एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स हमारा क्रिएट कर देता है। तो ये निश्चित रूप से है कि फिर तो दिक्कत होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी घट जाएंगे, वो डिटेरिएट करेगा। टू एन एक्सटेंट अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन द एडवांस्ड कंट्री। कुछ हद तक ये अनएम्प्लॉयमेंट एडवांस कंट्री में भी पाया जाता है, ये नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट द अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट द ट्रेट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन बोथ इन डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स characteristics is different. Like during the recession, and we have seen in 2008-9, due to financial crisis,
America also became the scourge of unemployment. That was the cyclical unemployment. Many banks became bankrupt. Many financial institutions became bankrupt. In IT sector, we have seen a great unemployment. Means America was also badly affected by the scourge of financial crisis due to subprime crisis in 2008-9. So we never discard that there is no unemployment in developed country like France, Germany, Japan. हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी है. सो अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी फाउंड इन एनी कंट्री. लेकिन हाँ, उसके जो आंकड़े हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो गौर करेंगे यहाँ पे. अब देखिएगा, yet the quantum and the nature of unemployment in these countries is fundamentally different from what exists in the underdeveloped. क्वांटम और नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो डिफरेंट होता है जो कि अमेरिका इंग्लैंड में होता है. फॉर एग्जाम्पल 3 to 4% ऑफ लेबर फोर्स में रिमेन अनएम्प्लॉयड इन कंट्रीज लाइक यूएसए. मैंने 3 से 4% वहाँ पर भी लेबर फोर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड. अमेरिका में भी, यूके में भी रहते हैं इतने. बट दिस अपॉर्चुनिटी, दिस एम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑफ द टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी कैरेक्टर. लेकिन ये अस्थाई नहीं है, मतलब ये अस्थाई, तत्काल फिर उनको एम्प्लॉयमेंट पे जोड़ लिया जाता है. ऑकेजनली अनएम्प्लॉयमेंट इज दीज कंट्रीज में माउंट फर्दर ओइंग टू अ साइक्लिक फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसे में क्या होता, साइक्लिकल वहाँ पे ट्रेंड चलता इकोनॉमी में. साइक्लिकल ट्रेंड का मतलब होता है चक्रीय बेरोजगारी. तो उस हालात में क्या होता है कि वहाँ पे कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है. क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर रेंडर्ड जॉबलेस. काफ़ी संख्या में लोग नौकरी से हट गए थे. ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था 1930s के दशक में, यूएसए में 30s के डिकेड में ग्रेट डिप्रेशन आया था, फाइनेंशियल डिप्रेशन आया था. तो लोगों को दिक्कत हुआ था. 2008-9 में भी ग्रेट डिप्रेशन आया, मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया अमेरिका में. उसके कारण भी लैक्स ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड. बट एज द इकोनॉमी पिक्ड अप ऑल दीज पीपल गॉट अब्जॉर्ब्ड. लेकिन जैसे ही इस देश में इकोनॉमी फिर ठीक हो जाता है, फिर सारे लोग फिर एम्प्लॉयमेंट गेन कर लेते हैं. तो मतलब क्या है कि इस तरह के टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं डेवलप कंट्री में, जबकि इंडिया का जो डेवलप अनएम्प्लॉयमेंट है उनके क्वांटम भी अलग हैं. और उनके इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री में द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट इन द सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हियर. अब आप देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि उनके नेचर भी डिफरेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट हियर इज स्ट्रक्चरल एंड ऑलमोस्ट अ परमानेंट अफेयर. तो इस देश में देखिए, यानी ये आपसे सवाल है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका नेचर क्या है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में बेरोजगारी पाई जाती है स्ट्रक्चरल, ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है. और वो अस्थाई बेरोजगारी एक तरह से परमानेंट अफेयर, यानी इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंट होता है, टिकाऊ होता है. जबकि हमने देखा कि अमेरिका में भी 1930 की मंदी आई, 2008-9 की भी मंदी आई. इनमें भी लाखों लोग बेरोजगार हुए, कुछ दिन के लिए बेरोजगार हुए. फाइनेंशियल साइक्लिक और जो हुआ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ उसके कारण. तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण टेम्परेरी रूप से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है. और जैसे ही इकोनॉमी का इम्प्रूव करने लगता है, ठीक होने लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद वहाँ समाप्त हो जाता है. बट इन इंडिया और इन अ डेवलपिंग कंट्री द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ढांचागत बेरोजगारी होता है. और ये अस्थाई, इसका टेंडेंसी अस्थाई रहता है.
owing to insignificant progress in secondary and tertiary sector of economy, people chances of jobs every low in this country. तो देखेंगे इस तरह से ये हमारे देश में होता है। अगला है, और एक चीज़ और है कि इसमें मोस्ट ऑफ देम हैव फॉल बैक टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ऐसी इकोनॉमी में ज़्यादातर कृषि में ही लोग शामिल होते हैं और ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उस स्थिति में तैयार नहीं है, अफोर्ड करने के लिए रेडी नहीं है। तो कृषि पर क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और उसमें क्या होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रहा था, जानने वाली चीज़ है कि व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? द फेनोमेनन मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ दिस इकोनॉमीज। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि हम लोग खेती में तो लगे हुए हैं सारे लोग, बट वी आर नॉट बेनिफिटिंग गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर का हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो हाँ, लगे हुए ज़रूर हैं पर सही मायने में हमें वहाँ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सरप्लस लेबर है। तो एक तरह से कह सकते हैं सरप्लस मैन पावर इन एनी सेक्टर लाइक इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इफ देयर आर सरप्लस मैन पावर दे विल क्रिएट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एक डिस्गाइज छिपी हुई बेरोजगारी को पैदा करता है, और ये बहुत ज़्यादातर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में पाई जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन, नेचुरल यूटिलाइजेशन, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री, बहुत सारे देशों में नेचुरल रिसोर्सेज हैव नॉट बीन fully exploited because of acute shortage of capital and other complementary resources। तो देखिएगा कि एक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है कि कई ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, दे आर अनेबल टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास क्या है, तो अक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड अदर कम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज। उनके पास रिसोर्स की भी कमी है और कैपिटल की भी कमी है। नतीजा क्या होता है कि वो ऑप्टिमम रिसोर्स नहीं कर पाते हैं। इफ दे कुड समहाउ यूटिलाइज देयर, अगर वो यूटिलाइज करें देयर लेटेंट रिसोर्सेज प्रॉफिटेबली, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट वुड राइज सब्सटेंशियली। मतलब कि तब क्या होगा कि उनकी जो किसी तरह से अगर अपने लेटेंट रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज करें, तरीके से यूटिलाइज करें, तो फिर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, द लेवल ऑफ नेशनल इनकम है और आउटपुट है, वो सभी क्या होगा, राइज करेगा, बढ़ेगा। बट द इकोनॉमिक फोर्सेस, द इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड द पॉलिटिकल फैक्टर्स हैव इन मेनी केसेस हिंडर्ड इन fullest exploitation of such precious treasures that nature conceals। अब देखेंगे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज thus has been important characteristics of most of this country। अब देखिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का अगर प्रॉपर यूज हो, प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन हो, तो वह उस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता उनसे। चाहे तो फाइनेंस की कमी है, कैपिटल की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। नतीजा क्या होता है कि वो उस देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज दबा रहता है, उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ इन फैक्ट डिफाइन क्या है कि एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज एज वन विच इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द कोएग्जिस्टेंस इन ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ यूटिलाइज और underutilized manpower on the one hand and exploited natural resources on the other। ध्यान देंगे इस क्या कहा है कि डिफाइंड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में यह है कि वहाँ पे
कोएग्जिस्टेंस इन ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ यूटिलाइज्ड एंड, मतलब कि वहाँ पे यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज भी है अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज और मैन पावर भी है दूसरी तरफ। तो एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द अदर, द प्रेजेंस ऑफ सच रिसोर्सेज इन अबंडेंस therefore suggests the potentialities of the development in these countries if only proper government policies and programs are implemented। अब इनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं अगर गवर्नमेंट के पास एक सही विल पावर है, प्रॉपर अगर उसके पास मैकेनिज़्म है, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उस तरह से वो इसको प्रॉपर यूटिलाइज करके और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। अब नेक्स्ट है ड्यूअलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान देंगे ड्यूअलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। ड्यूअलिस्ट इकोनॉमी इज वन वेयर ए स्मॉल एंड वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर कोएग्जिस्ट। तो ड्यूअलिस्ट इकोनॉमी है इसमें कि एक स्मॉल और वेल डेवलप्ड मॉडर्न सेक्टर कोएग्जिस्ट। दोनों सेक्टर डिपेंड करता है, बड़ा अच्छा सवाल है ये कि एक तो कि डेवलप भी है, दूसरा कि दोनों साइड बाय साइड चलता है, और ट्रेडिशनल बैकवर्ड सेक्टर भी चलता है कई जगह पे। मतलब कि एक तरफ हाईटेक भी चीज़ें हैं, मॉडर्न सेक्टर भी है, दूसरी तरफ प्राइमरी सेक्टर में यानी बैकवर्ड सेक्टर भी काम कर रहा है। द मॉडर्न सेक्टर यूजेस साइंटिफिक एंड एडवांस्ड work method, sophisticated technology and employs highly skilled person। तो आप देखेंगे हमारे देश में भी एक तरफ हाईटेक है, कंप्यूटराइज है, लैपटॉप से सुसज्जित लोग हैं, इक्विप्ड लोग हैं, एयर कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, उनके मेथड बड़ा सॉफिस्टिकेटेड है, टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को चला कौन रहे हैं, तो स्किल्ड पर्सन चला रहे हैं। मतलब कि ऑन द वन हैंड द पीपल आर वेल इक्विप्ड विथ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड पर्सन्स आर ऑपरेटिंग दैट, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल सेक्टर है, पारंपरिक सेक्टर है जो यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव आउटमोटेड टेक्निक्स। और दूसरी तरफ कौन लोग चला रहे हैं, क्या चल रहा है भाई, तो लोग कम ट्रेंड लोग, लेबर इंटेंसिव मतलब वहाँ पे मजदूरों की संख्या ज़्यादा मिलेगी आपको, तो वो लोग चला रहे हैं। और टेक्नोलॉजी भी है, क्या है, बड़े पुराने टेक्नोलॉजी हैं वो चल रहे हैं। while the modern sector is guided by the profit motive। अब दोनों में एक फ़र्क है, बड़ा अच्छा ड्यूअलिस्ट इकोनॉमी के बारे में जानना है कि ड्यूअलिस्ट इकोनॉमी में इस द्वैध अर्थव्यवस्था हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे दो तरह के वर्किंग नेचर स्टाइल आपको मिलेगा। ऑन द वन साइड देयर आर हाई टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी अच्छे मिलेंगे, पीपल आर पॉलिश्ड सॉफिस्टिकेटेड, एम्प्लॉइज इंजीनियर्स मैनेजर स्टाफ्स they are highly qualified। on the other hand the people are less qualified, less technology based इनके पास होता है। the traditional sector makes use of labor intensive, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वो लेबर इंटेंसिव होता है। लेबर इंटेंसिव बोले तो वहाँ पे लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत पुअर होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लोग होते हैं, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहाँ मॉडर्न सेक्टर है उनका एक ही मकसद होता है कि वो पूरी तरह से प्रॉफिट मोटिव उनका होता है, उनके उद्देश्य पूरे तरह से लाभ कमाना होता है, चीज़ों को उत्पादन करना बाजार के लिए। और ट्रेडिशनल सेक्टर इज गाइडेड बाय द ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर, और यहाँ पे क्या होता है, उनका पुरानी बिहेवियर होता है उसमें, और मेनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए। सीधी सी बात है, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है लेकिन आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, आपकी सेविंग ज़्यादा है, आपका लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जो कमाते हैं अपने मेहनत से दिन भर कुदाल चला करके कमाए और अपने लिए कमाते हैं परिवार के, लेकिन आप उसी कोई दूसरा आदमी 5 बीघे में
वो नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई कर करके और बेहतर सीड्स ला करके हाईटेक करके और उससे उपज करता है, अपनी नीड्स को पूरा करके वो मार्केट में वो चीज़ों को बेच देता है। तो उनके जो उद्देश्य हैं वो प्रॉफिट में हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उत्पादन करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लाई करके। लेकिन हमारा जो सोच होता है कि हम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो सोच होता है वो ऑर्थोडॉक्सी और ट्रेडिशनल होता है। इन कारणों से अब भारत में लेंगे, द ट्रेडिशनल सेक्टर कवर्स मोस्ट ऑफ द एग्री। अब हमारे देश में देखेंगे कि कृषि में, छोटे इंडस्ट्री में भी और मॉडर्न सेक्टर कंपनीज आर मेनी न्यूली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर सच एज कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हम गाँव में या वगैरह वगैरह में लगे हुए हैं, लेकिन मॉडर्न सेक्टर भी बहुत सारे जगह पे है। द इकोनॉमी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखेंगे कि गरीब देशों का जो अंडर डेवलप्ड कंट्री का जो इकोनॉमी है falls into two conspicuously distant for but sharply contrasted divisions में। एक तरफ देखेंगे पॉकेट ऑफ प्रोग्रेस ऑब्जर्व कॉमनली इन सिटीज एंड टाउन्स। तो अब देखिए कि एक तरफ शहरों में पूरा विकास हो रहा है, इंडस्ट्री बन रहे हैं, कॉमर्स हो रहे हैं, ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है, लिविंग आर हायर एंड द जनरल साइन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेवल ऑफ हायर लिविंग आर हायर। अब वहाँ पे बहुत हाई लेवल है एंड द जनरल साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी बिगिन टू अपीयर। तो ये सब जो ट्रेंड आप देखेंगे कि गुड मतलब इकोनॉमी बहुत फ्लोरिश कर रहा है, बहुत तेज़ी से प्रॉस्पेरिटी भी वहाँ हो रहा है। वो किन इकोनॉमी में हो रहा है? वैसी इकोनॉमी में हो रहा है जहाँ पे शहर हैं, शहरों में विकास हो रहा है, सेंट्रलाइज कर रहा है बड़े बड़े शहरों में। लेकिन ऑन द अदर हैंड रूरल एरिया में आप देखेंगे कि गरीबी जो है, बैकवर्डनेस है और मिजरी नेवर सीम टू रिलेंट। इन अदर वर्ड्स द इकोनॉमी इज इन द अर्बन एरिया इज वेल ऑर्गेनाइज्ड and progressive, while in the rural areas the economic stagnation continues unabated। तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप गांव के एरिया में जाइएगा तो स्टैग्नेशन बहुत ठीक नहीं है, मतलब वहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है। अब देखिए एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर ऑफ an overwhelming importance in the export trade of most of the underdeveloped countries। जैसे मान लो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। अब मान लो कि इंडिया स्टिल डिपेंड ऑन प्राइमरी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज टी। इन सब का हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत, चाय का, मिनरल्स रिसोर्सेज का, जूट का। अब कंट्री अफ्रीका वगैरह जो है ये एक्सपोर्ट करता है कृषि का से संबंधित चीज़ों का। तो ऑन द इंपोर्ट साइड में देखेंगे कि दीज कंट्रीज आर द मेजर कंज्यूमर ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। द ब्रिटिश इंडस्ट्री ओज मच ऑफ इट्स प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ टू द रॉ मटेरियल्स एंड सप्लाइड बाय इंडिया एंड अदर कॉलोनी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इन सारी चीज़ को ले लिया एंड अगेन दीज कंट्रीज सर्व्ड एज प्रॉफिटेबल मार्केट फॉर हर, और फिर इसी देश में वो अपना सामान बेच दिया। तो ये देश मतलब कि कह रहा है क्या यहाँ पे कि हम एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल रिसोर्स का, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका करता है, अमेरिका करता है एग्रीकल्चर आउटपुट का। लेकिन अब इंपोर्ट साइड में देखेंगे तो इन्हीं चीज़ों का हम क्या करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल्स कौन ले जाता है? ब्रिटिश ले जाएगा या अन्य लोग, और फिर उसी को बना करके फिर वहाँ में भेजता है। मतलब हम एक्सपोर्टर भी है रॉ मटेरियल्स का, और जब उसका आउटपुट बनता है तो उसका इंपोर्टर भी ये देश होता है, क्योंकि ये देश में ये बनता ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन। इन द पास्ट पहले हमने देखा द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैड अ हाई बर्थ रेट। इन देशों में बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो हाई डेथ रेट, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। द रिजल्टेड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देयरफॉर स्टूड लो। तो क्या है ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, बहुत लो है।
बट रिसेंटली द डेथ रेट हैव शोन, तो जनरली जब वो शुरू अंडर डेवलप कंट्री में बहुत ज़्यादा था, दोनों बहुत ज़्यादा था, तो दोनों बैलेंस कर जाता था। लेकिन अब के देश में, अब की दुनिया में देखा जा रहा है क्या कि डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन कर गया और बर्थ रेट ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो largely continued prevailed at the same higher level. These has consequently resulted in an ever growing gap between birth and death. तो मृत्यु दर में गिरावट आ गई, कमी आ गई, और जन्म दर ज्यों का त्यों बदस्तूर जारी है। तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होगा ना। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? लगातार अगर आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो इसे अर्थशास्त्री ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की संज्ञा दिया है। मतलब कि द डिक्लाइन इन डेथ रेट इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंड अदर एजेंसीज टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल फैसिलिटी। अब ठीक है, सरकार ने एक तरफ जब बेहतर सुविधाएं दी, लोगों को देना शुरू किया, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगा, ऐसे में लोग क्या हुए, हाइजीनिक हो गए, इन्वायरमेंट मिला, तो डेथ रेट घटते गया। तो इसके घटने के कारण और बर्थ रेट लगातार जारी रहा, जिससे कि वो हमारे देश में यानी जो दुनिया में एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का समस्या बढ़ता गया। थैंक यू।